अरे कोई तो ऐसी चीज होगी ना जो कि आपको तंग कर रही होगी, कोई तो ऐसी चीज होगी जिसको आप बोलोगे यार ये मेरे समझ में नहीं आ रही, या कोई तो ऐसी चीज होगी जो कि आप सोच रहे होगी कि यार ये मैं पेपर में यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये कॉन्सेप्ट ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना टाइम होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। चले, अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो मैं पूछना चाहूंगा हमजा से। जी हमजा पूछिए, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपका कोई सवाल है तो। जी हमजा। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई रिएक्शन दिया जाता है तो जो है फॉर एग्जांपल कोई एल्केन्स के बारे में पूछता है या फिर जो है कोई यानी जैसे प्रोसेस होता है ना, तो जो अगर कंडीशंस पूछते हैं उसमें हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर आप लिख सकते हैं उसके अंदर, लेकिन अगर अगर आपके सिलेबस के अंदर उसकी कंडीशंस गिवन है, जैसे फॉर सपोज अगर आप कांटेक्ट प्रोसेस की बात करते हैं तो कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर हमारे सिलेबस में गिवन है कि आपके पास जो है वहां पर 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, 450 होना चाहिए, सॉरी 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, 1 to 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए, वैनेडियम पेंटॉक्साइड एज अ कैटलिस्ट आप यूज करते हैं। तो अगर वो आपके सिलेबस में मौजूद है तो आप उसको लिख सकते हैं, और अगर आप उसको ना भी लिखें और आप हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लिख दें, जो कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है, तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है एग्जाम में। ये डिपेंड करता है कि उसके मार्क्स कितने हैं, ठीक है ना। अगर वो 1 मार्क के लिए है तो इट वुड बी एक्सेप्टेबल इन द एग्जाम, और अगर वो 2 मार्क्स के लिए तो डेफिनेटली दे आर आस्किंग फॉर द एप्रोप्रिएट कंडीशंस, राइट। ओके सर। मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि जो है जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना, वो क्रूड ऑयल का, उसके जो डिफरेंट फ्रैक्शंस है ना उसके यूसेस का याद करना है ना। उसके आपको यूजेस याद करने होते हैं, वो आपसे पहले, इससे पहले अगर आप देखें तो आपके जितने भी एग्जाम्स हैं और उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उसके यूज से रिलेटेड पूछे जाते हैं, लेकिन उसके जो यूजेस हैं और नए वाले जो सिलेबस है उसके अंदर वो इंक्लूडेड नहीं है, बट दे कैन आस्क द यूजर्स बिकॉज सम ऑफ देम आर वेरी बेसिक। अगर आप बात करें ऑक्टेन की, तो ऑक्टेन आपके पास एज अ फ्यूल यूज होता है, वी नो दैट। डीजल की आप बात करें तो वो भी एज अ फ्यूल यूज होता है लॉरीज में। अगर आप गैसोलीन की बात करें तो एज अ फ्यूल यूज होता है, जेट फ्यूल, जेट फ्यूल्स के अंदर वो यूज होता है एज अ फ्यूल, और उसके अलावा जेट कार्स वगैरह, सॉरी। उसके अलावा अगर आप बाइटुमेन की बात करें तो वो यूज होता है आपके पास रोड कार्पेटिंग के लिए। और आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है नैफ्था, जिसके बारे में वो पूछता है। नैफ्था जो है आपके पास एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, और जो मीथेन गैस होती है आपके पास, या कोई सी भी गैस जो इनिशियल 4 गैसेज हैं, वो आपके पास कुकिंग पर्पस के लिए यूज होती है, तो फ्यूल फॉर कुकिंग होता है। तो ये बेसिक यूजेस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। हाँ, उसके अंदर जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है और उसकी जो रेंज है कार्बन की, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको वो होमोलोगस सीरीज वाला पॉइंट याद होगा कि जब आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते हो तो आपके पास हर प्रॉपर्टी बढ़ती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, हर कुछ इंक्रीज होता है सिवाय वॉलेटिलिटी और फ्लेमेबिलिटी के। तो इसी तरह क्रूड ऑयल के चैम्बर में जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होते हैं, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ये सब डिक्रीज होगा, फ्लेमेबिलिटी वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगा। ठीक है बेटे। ओके सर, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटे पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप। सर मैं पूछना चाहता हूँ सर, क्या आप रिवर्सिबल रिएक्शन एक बार करा देंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन एक बार करा देंगे? अच्छा जी, ये सवाल नहीं है, ये एक्चुअली रिक्वेस्ट है। ठीक है, अभी हम उसको देख जी लेते हैं, सर। कोई कोई इशू नहीं। पहले हम जरा सवाल जो जितने भी सवाल है बच्चों के उसको क्लियर करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को क्लियर करते हैं, क्वारीज को क्लियर ओके सर, करते थैंक यू। हैं। ठीक है जी इजहान। सर ये क्वेश्चन है, वन मॉलिक्यूल ऑफ इथेन कैन रिएक्ट विद टू मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, व्हाट इज द क्लोरीन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन? अब सर इसके ठीक। अंदर इथेन इथेन उसने बोला है, तो वो क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है, तो हम C2H6Cl2 कर लिखेंगे ना रिएक्शन, जो प्रोडक्ट देखिए बनेगा। देखिए, नंबर ऑफ क्लोरीन्स रिएक्टेड, नंबर ऑफ क्लोरीन्स मॉलिक्यूल रिएक्टेड कितने हैं आपके पास? 2, है ना। जी। और रिएक्ट आपके पास किससे कर रहा है? इथेन से कर रहा है, इथेन। इथेन से रिएक्ट कर रहा है। और आप देख सकते हैं इथेन क्या है आपके पास, दिस इज वन ऑफ द एल्केन। क्या है आपके पास? ये एल्केन है। और अल्केन्स कौन सा रिएक्शन करते हैं बच्चे? एल्केन आपके पास करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये आप सवाल आपने किया है, आई लाइक दिस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर आपको याद हो तो अल्केन्स एक अटैम्प में एक क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं, तो आपके पास एक मर्तबा आप क्या कह सकते हैं, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होता है। तो ये क्लोरीन एटम सब्स्टिट्यूट होता है, साथ साथ HCl बनता है। अगर ब्रोमीन होता तो आपके पास ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होता और HBr बनता। तो इन दिस वे अगर आप C2H6 की बात करते हो तो C2H6 अगर आप क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो ये अल्केन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा तो एक अटैम्प में आपके पास एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करेगा एक हाइड्रोजन को, और फिर क्योंकि आपके पास 2 है क्लोरीन तो अगले अटैम्प में एक और हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में से
रिप्लेस हो जाएगा, तो आपके पास 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट यू विल हैव, राइट। और उसके अलावा अगर ये एल्कीन होता तो एल्कीन के अंदर आपके पास डबल बॉन्ड होते हैं, तो वो एक ही अटेम्प्ट के अंदर आपके पास दोनों के दोनों क्लोरीन क्या हो जाते हैं, इसके ऊपर ऐड हो जाते हैं, तो ये एडिशन रिएक्शन करता है। तो आपके पास जो है जो भी एल्कीन होता है उसके अंदर दोनों के दोनों क्लोरीन एक ही अटेम्प्ट में ऐड हो जाते हैं। तो ये इट वुड बी लाइक दिस कि अगर आपके पास C2H4 होता और आप इसका रिएक्शन क्लोरीन से कराते तो एक ही अटेम्प्ट में आपके पास C2H4Cl2 बन जाता, राइट। थैंक यू सर। इसके अलावा कोई सवाल नहीं है? चलें, रहमा पूछिए क्या सवाल। सर हैंड रेज्ड है। जी रहमा। सर पॉलीएस्टर्स और पॉलीएमाइड के यूजेस हमें करने सिलेबस में है हमारे? पॉलीएस्टर्स और पॉलीएमाइड्स के जो यूजेस हैं उसके अंदर आपके पास जो है पॉलीएस्टर जो है, आपके पास पॉलीएस्टर का जो हमारे पास एक पॉलीएस्टर होता है जिसको हम नाम देते हैं पैट, सही है भाई। पैट आपके पास एक आप कह सकते हैं दिस इज वन ऑफ द आर्टिफिशियल पॉलीएस्टर वी हैव। तो इसका यूज क्या होता है, ये आपके पास डिस्पोजेबल ग्लासेस वगैरह में यूज होता है या डिस्पोजेबल बॉटल्स वगैरह में यूज होता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक और है पॉलीएमाइड। अगर आप पॉलीएमाइड की बात करें तो इसके अंदर जो हमारे पास है आर्टिफिशियल वाला वो है हमारे पास नायलॉन। और नायलॉन का यूज क्या होता है, इट इज वन ऑफ द आर्टिफिशियल फैब्रिक, ठीक है ना, इट इज यूज इन फैब्रिक्स, ऑलराइट। यस सर। आपके पास जो शुगर होती है आपके पास और आपके पास जो प्रोटीन होते हैं वो नेचुरल होते हैं और उसका यूज आपको पता है। प्रोटीन हमारी बॉडी में हर जगह पर हर ऑर्गन को बनाने के लिए यूज किया जाता है और उसका वो यूज डेफिनेटली नहीं पूछेगा क्योंकि वो नेचुरल है। आपके पास वो पूछेगा उसका जिसको आपने खुद सिंथेसाइज कर कर जो है बनाया, तो क्यों बनाया उसका यूज आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी बेटे। और सेकंड क्वेश्चन सर, और ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल के क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं? यस, हाइड्रोजन फ्यूल सेल की अगर आप बात करें दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई सजेस्ट यू, तो आप इसको लाजमी 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 पढ़िए। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जो आपके पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है उसके सवाल में आपसे वो पूछ सकता है, लाजमी लाजमी वो आपसे पूछेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइनल पेपर के अंदर पार्ट ऑफ द पेपर होगा, तो आपने ये लाजमी लाजमी याद रखना है। क्या याद रखना है, इसके एडवांटेजेस आपने याद रखने हैं और इसके डिसएडवांटेजेस आपने याद रखना है। ये लाजमी लाजमी आपने याद रखना है, ये मेन पार्ट होगा इंशाल्लाह एग्जाम का 2 मार्क्स के लिए। तो एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इसके, दिस इज यू कैन से दैट पॉल्यूटेंट फ्री, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स नहीं है इसके अंदर, तो आप कह सकते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली है। दिस इज वन ऑफ द इक्वेशंस पूछ सकता है वो देखो बेटा जो इसके रिएक्शन इक्वेशन हमारे इसके इक्वेशंस जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर वो इक्वेशन पूछेगा तो आपको इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है ना। वो ओके आपको सर, गॉट इट। देगा सारी कि ये भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फला चीज से मिल रहा है तो ये बन रहा है। जैसे वो अभी आप एक आध क्वेश्चन देखोगे, अगर आप लोगों के पास मेरे नोट्स हैं और अगर आप लोगों के पास मेरे वो स्टडी फैक्ट्स हैं जो मेरे पास पेपर्स हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और वाटर बनेगा, तो उसने बता दिया, तो हम आपको हाइड्रोजन को हाइड्रो ऑक्साइड से रिएक्शन करा के वाटर बना के दिखा देंगे और इसको जी बैलेंस कर सर। देंगे, दैट्स इट। वो खुद ही और सर बताएगा। वाटर भी किसी के साथ करता है ना फिर रिएक्ट? वो उल्टा वही जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डाइल्यूट एनोड पे जो इक्वेशन होती है ना हाइड्रोक्साइड वाली, वही इक्वेशन है, उल्टा करके लिखते हैं उसको, ठीक है ना। 4 हाइड्रोक्साइड लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मिंग क्या आपके पास क्या करता है वो आपके पास 4 हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो लूजेस करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स और आपके पास क्या बनाता है, वो आपके पास बनाता है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स साथ में ऑक्सीजन गैस, और ये इस तरह से ये वाली इक्वेशन है वो। तो इसके बारे में जो आपको बताएगा फिर डेफिनेटली, राइट। ओके सर। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा जी, इसका एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इसका ये फायदा होना चाहिए, ये पॉल्यूटेंट फ्री है, ऐसे में कोई कार्बन डाइऑक्साइड बनती तो आप कह सकते हैं ओनली प्रोडक्ट इज वाटर। उसके अलावा ये 70% एफिशिएंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में याद रखना कि काफी एफिशिएंट सेल हो सकता है। इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम ये है कि इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर द गैस, सही। तो आपके पास स्टोरेज का प्रॉब्लम है, इसका जो है ना गैस को स्टोर करना इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट थिंग, तो आप कह सकते हैं इसका स्टोरेज का बड़ा इशू है, ये आपने याद रखना है, ठीक है भाई। ठीक है, उसके अलावा कौन है जो सवाल पूछना चाहता है? समीन जी बेटे, समीन पूछिए, इसके बाद किरण पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटे। सर मैंने ये पूछना था कि जब हम पेपर करेंगे तो हम वो किस टाइम मैनेजमेंट से करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है उस पर किस पे ज्यादा टाइम देना है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आप ये सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं केमिस्ट्री जैसा पेपर। इससे पहले आप लोगों ने पाकिस्तान स्टडी रिव्यू जैसे पेपर अटेंड किए थे जिसके अंदर टाइम मैनेजमेंट काम और लिखना ज्यादा होता है।
ठीक है ना। तो अब ये आपके पास केमिस्ट्री का जो पेपर है ये डिपेंड करता है हर एक बंदे पे इंडिविजुअली कि वो कितना स्ट्रॉन्ग किस टॉपिक में है। जैसे फॉर सपोज बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एसिड बेसिस में और सॉल्ट्स में बड़ा प्रॉब्लम होता है, बाकी टॉपिक्स में बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मोल्स के अंदर प्रॉब्लम होता है, बाकी वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो मैं आपको सिंपल सी एक टाइम मैनेजमेंट की जो है आपको एडवाइस करूंगा कि आपने सबसे पहले जो अपना पेपर स्टार्ट करना है ना, वो आपने पेपर स्टार्ट किया। जैसे फॉर सपोज आपने फर्स्ट क्वेश्चन से पेपर स्टार्ट किया, और फर्स्ट क्वेश्चन हमें पता है हमेशा क्या आता है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमारे पास जो है वैल्यूज गिवन होती हैं, वो पार्टिकल्स गिवन होते हैं, कंपाउंड्स गिवन होते हैं, मॉलिक्यूल्स गिवन होते हैं। वो हमसे पूछता है भाई कि इनमें से कोई सेलेक्ट करें, एक बार यूज कर सकते हैं, 2 बार यूज कर सकते हैं, या हो सकता है कि आपको एक बार भी यूज ना करना पड़े, तो वाला क्वेश्चन आता है। अब फॉर सपोज उसमें से आपने रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट कर लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड आउट कर लिया, आपने एसिड फाइंड आउट कर लिया। अब 2 से 3 पार्ट आपको नहीं आ रहे, तो उसमें वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि आप आगे निकलें। ठीक है ना। तो कोशिश ये करें कि जब आप अपना पेपर स्टार्ट करें तो पहले पेज से आप लास्ट पेज तक जाते रहें, रुके बिना। आप किसी भी चीज में स्टक ही ना हो। अगर आपको जरा सा भी फील होता है कि यार ये मेरे समझ में नहीं आ रही इस वक्त बात, तो आप उसको छोड़ के आगे निकलें, आप उसमें फंसे नहीं। अगर फॉर सपोज बोर्ड्स का क्वेश्चन है, आपने बोर्ड्स का सवाल क्वेश्चन करने की कोशिश की, स्टार्ट कर दिया आपने, आपसे नहीं हो पा रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, ठीक है, कोई इशू नहीं है, वो हो जाएगा, आप आगे निकलें। आप अपना जो स्टार्टिंग टाइम है ना, वो उन सारी चीजों पे स्पेंड करें जो कि आपको बड़ी अच्छे से आती है। यानी कि आप अपना सारा टाइम उसमें स्पेंड करें जो कि आप जिसमें आप बड़े परफेक्ट हैं। जब आप उस पर खर्च करोगे ना अपना टाइम, तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा एक तो ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा उन चीजों पे जो कि आपको नहीं आती। ठीक है ना। अब जो चीज आपको नहीं आती उस पर अगर आप टाइम वेस्ट कर दो, तो जो चीज आपको आती है तो उसका क्या फायदा? वो तो मार्क्स आपने लॉस कर दिए ना आपने। तो कोशिश ये करें कि जो पहले चीजें आती हैं सारी वो कर लें, पहले से लेकर आखिर तक पूरा कर लिया हमने, जो जो हमें आता था हमने परफेक्टली कर लिया। अब जिसमें हमें प्रॉब्लम है, जैसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं या जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन वाले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है आपको। सॉल्ट्स वाले हैं उसमें लिखना पड़ता है आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जरा करें एंड में, ताकि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है कि किसी बच्चे का टाइम मैनेज नहीं हो पाया तो उसके आखिरी के 3 सवाल छूट गए फॉर सपोज। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, तो उसको कम से कम पेपर से वापस आने के बाद इस बात की रिलैक्सेशन होगी, यार मुझे जो आता था वो तो मैं सब कुछ करके आया हूँ, जो नहीं आ रहा था वही छूटा है ना, खैर है। तो ये कोशिश कीजिएगा टाइम कुछ इस तरह से मैनेज करें, जो आपको सब कुछ आता है पहले वो पेपर में लिख दो सब कुछ, उसके बाद आओ उन चीजों पे जिसमें प्रॉब्लम है। और 2 घंटे यार, तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। इजीली पेपर होगा आराम से इंशाल्लाह। ठीक है। तो बस कोशिश ये करनी है कि जो स्ट्रेट क्वेश्चन है, फॉर सपोज वो पूछ रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ क्रियोलाइट्स, तो आप बोल सकते हो यार मुझे पता है, ये तो बड़ा सिंपल है, क्रियोलाइट इज यूज्ड टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्युमिनियम ऑक्साइड, लिख दिया। वो पूछेगा व्हिच एलिमेंट इज यूज्ड टू गैल्वेनाइज आयरन, तो आपने लिख दिया डायरेक्ट थिंग। वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालो, लिख दिया डायरेक्ट। वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन आयोनिक कंपाउंड, लिख दिया डायरेक्ट। ये जो चीजें आपको सीधी सीधी याद है, वो आपसे बोल रहा है मेटालिक बॉन्डिंग, आपने डायरेक्ट मेटालिक बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया, इलेक्ट्रॉन दिखाया, पॉजिटिव आयन दिखाया, लिख दिया। तो जो सीधी सीधी चीजें आपको याद है, वो पूछ रहा है बताओ अल्केन्स कौन से रिएक्शन करता है, लिख दिया सब्स्टिट्यूशन। वो पूछेगा राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगेसीज, लिख दिया। वो पूछ रहा है अल्कीन्स कौन से रिएक्शन करेगा, एडिशन, लिख दिया। अल्कोहल कौन से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन, लिख दिया। जो सीधे सीधे हैं उसको टकाटक 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 सॉल्व करो, आगे बढ़ो। ठीक है। और अगर मोल्स का क्वेश्चन आता है बीच में, सॉल्ट्स का क्वेश्चन आता है, रिवर्सिबल रिएक्शन का आता है, तो उसको जरा छोड़ दो, उसको वापसी आके कर लेना। उसको टाइम लगता है थोड़ा सा, उसको थोड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने जरा सा भी सोचने के अंदर गलती की तो राइट से अगर लेफ्ट लिख दिया, लेफ्ट से अगर राइट लिख दिया रिवर्सिबल रिएक्शन की पोजीशन में, तो नया गया नंबर। तो नंबर नहीं छोड़ना हमें, नंबर तो हमें सारे लेने। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आप पेपर को छोड़ के आओ, आप वो करो जो सिर्फ आपको आता है। मैं आपको कह रहा हूँ पहले वो करो जो सब कुछ आता है, उसमें स्ट्रांग हो वो कर लो, उसके बाद वापस आओ और फिर सारे पेपर करो। और ऐसा बहुत सी मर्तबा होता है, मैंने खुद फील किया है, अपने साथ भी ऐसा फील किया है कि यार 1 मिनट पहले मैं कोई सवाल सॉल्व कर रहा था, मुझे क्लिक ही नहीं कर रहा था वो सवाल, और 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद जब मैंने वो सवाल सॉल्व किया तो ऐसा क्लिक किया, खुद ब खुद सॉल्व हो गया। तो बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है, इंसान पैनिक में होता है, चीजें जहन में नहीं आ रही होती। और सपोज आपने मोल्स के ऊपर आपने जो है 25 मिनट लगा दिया, और उसके बाद आपका जो पार्ट आपके पास टाइम ही नहीं है, आप पैनिक में आ गए, आप 15 मिनट रहेगा, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। वो जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीजें याद नहीं आएंगी, क्योंकि आपको टेंशन होगी पेपर टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। वो सामने खड़े होकर इन्विजिलेटर बोला होगा 15 मिनट्स लेफ्ट, 10 मिनट लेफ्ट, 5 मिनट रह गए, वो आपको तंग कर रहा होगा और फिर आपको परेशानी हो रही होगी। वो एग्जामिनर आपके आसपास घूम रहा होगा, आप बोलोगे यार अभी पेपर छीन लेगा, अभी पेपर छीन लेगा। तो उस टेंशन में ना चीजें याद नहीं आती। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जो आपके पास जो चीज बड़ी स्ट्रांग है, जो चीज आपको बड़ा अच्छे से आती है, पहले वो करना है।
आखिरी में अगर कोई चीज रह भी जाती है जो नहीं आती तो दैट्स फाइन, या नहीं आती थी हमें, तो ये दिल को इत्मीनान होगा। इज दैट राइट एवरीवन ऑफ यू? जी राइट सर। यस सर। चलें जी, Yes, किरण sir. पूछ। सर मुझे abundance of isotopes नहीं समझ आ रहे। क्या चीज? abundance of isotopes। अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप्स समझ में नहीं आ रहा है। देखो बेटे, अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप्स आपने याद नहीं करना, वो गिवन होता है, ठीक है ना। तो फॉर सपोज अगर आपके पास लिखा हुआ है कुछ इस तरह से सवाल कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स, तो सवाल के अंदर ऑलरेडी गिवन है कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, और उसने इस तरह से बना के दे दिया आपको। फॉर सपोज ना, ये एक आपको इस तरह से उसने बना के दे दिया, एक क्लोरीन आपके पास क्या है, आपके पास एक क्लोरीन 35 वाला है, एक क्लोरीन आपके पास 37 वाला है, ठीक है ना। वो कह रहा है आपके सिस्टम में प्रोटॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो और रिलेटिव अबेंडेंस निकालो। फॉर सपोज उसने ये आपको कह दिया, आप रिलेटिव अबेंडेंस भी निकालो, ठीक है ना। तो आप जरा देखिए कि उसने आपको बता दिया 1, जैसे इसको यहाँ पर नहीं लिखता, मैं नीचे लिखता हूँ, चलो ठीक है। फॉर सपोज प्रोटॉन्स कितने हैं भाई? 17, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? इसके अंदर 18 होंगे, इसके अंदर 20 होंगे, इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर 17 होंगे, ठीक है ना। उसने यहाँ ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया, ये देखो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ, यानी कि ये मेंशन है 75%। वो बोल रहा है ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इट्स सिंपल, उसने ऑलरेडी बता दिया आपको कि क्लोरीन के आइसोटोप्स ही 2 हैं भाई टोटल। तो अगर एक 75 है तो दूसरा कितना होगा? 25%। तो इस तरह आप एक नंबर ले सकती हैं। और फॉर सपोज वो आपसे कहता है भाई आप एवरेज एटॉमिक मास निकालो, किसका? एवरेज एटॉमिक मास निकालो क्लोरीन का, तो आप बोलेंगे सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके बच्चों, गॉट इट? सर आपकी आवाज आपकी डिस्कनेक्ट हो आवाज गई नहीं आ थी, रही थी। आपकी स्क्रीन फ्रीज है। अब आ गई आवाज? स्क्रीन आ रही है? जी सर आ गई। यस सर। ठीक है, अब देखें मैंने आपको ये करके दिखाया। सिंपल इज दिस कि अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है किसी भी 2 आइसोटोप्स का या 3 आइसोटोप्स का, तो उसके परसेंटेज को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कराएं और फिर प्लस कर दें, तो आपके पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा क्लोरीन का। सर स्क्रीन वो है, फ्रीज है अभी भी है, देख अभी भी लीजिए। नहीं आई? जी जी सर, सर। स्क्रीन नहीं अब हाँ जी। सर वो 1 सेकंड के लिए सही हुई थी जब आपने बंद किया था। जी सर। यार ये कभी कभार जूम बेचारा अपडेट पे चला जाता है, वो भी क्या करे बेचारा। आ गई? सर आ गई। जी सर अब आ गई। चलें, ये क्लियर है बच्चों? किसी को कोई इशू? क्लियर है सर। अच्छा देखो, Yes, मैंने sir, आप लोग clear. को बस सर आपकी आवाज चली गई थी ना। समझ नहीं आया, आवाज नहीं आई थी, समझ नहीं आया। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया था? जी सर क्लियर है यहाँ पे। देखो जब उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको बता दिया है, आपको क्वेश्चन में वो ऑलरेडी कह रहा है कि क्लोरीन के 2 ही आइसोटोप्स हैं, उसने ऑलरेडी बता दिया आपको। और अगर एक आइसोटोप्स की उसने अबंडेंस दे दी है तो दूसरा आइसोटोप्स की निकाल सकते हो? यस सर, निकाल सकते हैं। जी सर। और इसे अगर निकाल अगर सकते हैं। अगर वो आपसे कह रहा है कि आप एवरेज एटॉमिक मास निकालो, तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलोगे? देखो 75 वाला आपके पास 75% जो है वो क्लोरीन 35 है, और 25% जो है आपके पास क्लोरीन 37 वाला है। तो भाई इसकी परसेंटेज को इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करा दो, इसकी परसेंटेज को इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करा दो, जो आंसर आए उनको ऐड कर दो, तो आपके पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है भाई? यस सर। सर ये आपको रिलेटिव अबंडेंस तो दी भी होगी ना? यस, अबंडेंस डेफिनेटली आपने याद नहीं करनी है। और अगर वो नहीं देगा तो मैंने आपको एक एडिशनल बताया, मतलब बहुत आगे की चीज बताई कि अगर वो आपको नहीं देता है तो आपको इस तरह का ग्राफ दे सकता है। देखें, ये इस तरह का ग्राफ दे सकता है आपको। उस ग्राफ के अंदर वो आपको डिफाइन कर देगा इस तरह से। फॉर सपोज एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है। फॉर सपोज ना इसने 3 अलग अलग आपको कहना है इस तरह से दे दिया है। तो ये फॉर सपोज 30% है और ये आपके पास फॉर सपोज 40% है ना।
और यहाँ ऑलरेडी मेंशन है कि ये आपके पास 64 है, ये 65 है, ये 66 है। तो आप इस तरह से निकाल भी सकते हो। आप देखो उसने आपको अगर दे दिया इस तरह, तो आप देख सकते हो कि 30% वाला एक आइसोटोपिक कॉपर का जो कि 64 है जिसका एटॉमिक मास, और वो 30% है, ठीक है। दूसरा वाला देखें 65 वाला आपके पास कितना है, 65 वाला आपके पास 40% है, और तीसरा वाला जो है 66 वाला वो भी 30% है। तो इस तरह अगर वो आपको दे दे, ये बहुत आगे की बात है। तो आप इसको अलग अलग सॉल्व करके ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आ सकता है, एवरेज आइसोटोपिक मास आ सकता है किसका, कॉपर का। ठीक है भाई। जी सर। एनी प्रॉब्लम टू ओके एनीवन ऑफ सर। यू? सर लेकिन इसमें जब हम सारी परसेंटेजेस को ऐड दे रहे हैं तब सर 110 बन रहा है। नहीं ना बेटा, आप सारी परसेंटेजेस को ऐड क्यों कर रहे हो? ये 30 30 100 हो गया ना, सही तो है। 110 क्यों बनेगा? सर 30 30 और 40 100 हो गया ना। हमेशा अबेंडेंस टोटल 100 में से ही आती है, 110 कैसे आ जाएगी? क्योंकि सर ये 3 है ना, तो अब वो 30 30 और 40। हाँ तो मेरे सर ये तो वन, अच्छा हाँ, 30 सॉरी सॉरी 30 सॉरी + सॉरी 40 सॉरी 100 हो गया ना। ओके सर, सॉरी 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 सर, सॉरी। तुम्हारा पेपर है थर्सडे वाले दिन मैथ्स का है? नहीं सर, सॉरी। चलो फिर ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हमारे पास। जी बेटे। किरण, अभी और भी बाकी है किरण? जी सर। चलो चलो पूछो पूछो। सर फर्मेंटेशन समझा दें। फर्मेंटेशन बड़ा सिंपल है। फर्मेंटेशन इज वन ऑफ द प्रोसेस जहां पर आप जो है किसी भी चीज को इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स सड़ा कर, खराब कर कर बनाते हो। ठीक है ना, ये एक प्रोसेस है सड़ाना। जैसे आपको देखा है हम खराब कर रहे हैं उस चीज को एंजाइम्स की वजह से, हम बोल रहे हैं एंजाइम को तुम खाओ, इसको तुम खाओ और इसको कन्वर्ट करो किसी और चीज के अंदर। ठीक है ना। तो फर्मेंटेशन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये 2 प्रोसेस हमारे सिलेबस में फर्मेंटेशन के हैं। और एक फर्मेंटेशन आपके पास क्या है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की फर्मेंटेशन है। और एक आपके पास फर्मेंटेशन है किसकी, अल्कोहल की। ठीक है ना, ये 2 फर्मेंटेशन है हमारे पास। अगर आप ग्लूकोज को फर्मेंट करते हो, C6H12O6 को फर्मेंट करते हो, तो आपके पास बनते हैं अल्कोहल। क्या बनता है आपके पास, अल्कोहल। और ये बनता है हमेशा हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, और इसका टेम्परेचर आपके पास 37 से नीचे होना चाहिए। तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड आप इसको सपोज कर सकते हो। ठीक है। और ये याद रखें, ये आप हमेशा करेंगे क्लोज सिस्टम में, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर, इस वजह से ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। क्लोज सिस्टम में हम इसको करेंगे। ठीक है। जबकि आप अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल भी आपके पास फर्मेंट होकर किसमें कन्वर्ट हो सकता है, वो कन्वर्ट हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड में और पानी में। तो ये आपके पास एक और प्रोसेस है जो कि बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होता है। इसका आपके पास एंजाइम बैक्टीरिया है। इसका टेम्परेचर भी 25 से लेकर 30 तक आप रख सकते हैं। और ये एरोबिक प्रोसेस है, ये आप क्लोज सिस्टम की जगह ओपन सिस्टम में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से जो चीज भी आपको हासिल होगी वो इम्प्योर हासिल होगी। तो आप उसको क्या करेंगे, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गुजारेंगे ताकि वो आप उसकी प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर सकें। ठीक है भाई बच्चों। सर सर जो आपने कहा कि मतलब प्योर नहीं होगी, तो सर इसका ये मतलब है ना कि वो मिक्स्ड होगी वाटर के साथ। यस, वाटर होगा, उसके अलावा वो प्रोडक्ट होगी, वो रिएक्टेंट होगा, आपके पास बैक्टीरिया होगा, ये सारी चीजें उसके अंदर मौजूद होंगी ना। अरे अल्कोहल वाली बात समझाएगा? क्या कह रहे हो? अल्कोहल वाली फर्मेंटेशन वास्ते समझाएगा? अल्कोहल में आपको जो है ग्लूकोज लेना है, ग्लूकोज को फर्मेंट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। अब ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज आपके पास सेब में से निकल सकता है, ग्लूकोज आपके पास अंगूर में से निकल सकता है, ग्लूकोज आपके पास किसी भी चीज में से आ सकता है। वो चीज आप सड़ा दो, खराब कर दो। और सपोज मैंने एक क्लोज सिस्टम के अंदर बहुत सारे सेब डालकर छोड़ दिया, उसके अंदर मैंने ईस्ट डाल दिया, टेम्परेचर मैंने 25 से 30 रखा और छोड़ दिया उसको काफी अर्से के लिए। तो ये काफी स्लो प्रोसेस है, ये बैच प्रोसेस है, बहुत स्लो है, ये स्लो प्रोसेस है। ये जो फर्मेंटेशन है ये आपके पास स्लो प्रोसेस है और ये बैच प्रोसेस होता है, इसको टाइम लगता है। ये आप एक एक करके लगाते हो। जैसे अभी आपने 2 कंटेनर लगाए इसके, तो फिर आप जब ये हटाओगे तो 2 और कंटेनर फिर लगेंगे। कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, बैक टू बैक नहीं चलता। तो ये आपके पास प्रोसेस स्लो है। ठीक है ना। आपने ग्लूकोज यानी कि कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर ग्लूकोज और सेब डाल के आपने क्लोज सिस्टम में छोड़ दिया, ईस्ट डाल के छोड़ दिया, टेम्परेचर 25 मेंटेन कर दिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट जो है क्या करेगा, एंजाइम जो है वो ग्लूकोज को खाता रहेगा, चेंज करता रहेगा अल्कोहल में, खाता रहेगा, चेंज करता रहेगा अल्कोहल में। तो ये टाइम लगेगा, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते। वो जितने दिन तक आप उसको रखोगे उतना ज्यादा वो अल्कोहल बना देगा। जितना जल्दी निकालने की कोशिश करोगे तो उतना कम अल्कोहल बनेगा। ये पेपर में थियोरेटिकली 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो ये जो कंडीशन सामने लिखी हुई हैं ये आपने एज इट इज वहां लिखनी है। हर एक पॉइंट वहां लिखोगे 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे।
आप बोलोगे Sir. ग्लूकोज इज फर्मेंटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट एट टेम्परेचर ऑफ 25 एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मस्ट बी एन एनारोबिक प्रोसेस, या आप लिख सकते हैं इट शुड बी इन क्लोज सिस्टम। तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। जी बेटे, तो सर अगर ये इक्वेशन लिख दें तो इक्वेशन लिख दें तो अच्छी बात है, आप उसमें मेंशन कर दें सारी चीजें, उसके बाद डिफाइन कर दें थोड़ा बहुत जो भी करना है आपने। और सर ये सिल्वर क्लोराइड की आयनिक इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है ना, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, या आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड है, या आपके पास बैरियम सल्फेट है, कोई सा भी इनसॉल्युबल सॉल्ट है, कोई सा भी इनसॉल्युबल सॉल्ट है, वी नो दैट कि वो बनता कैसे है भाई, वो प्रेसिपिटेशन से बनता है। कोई सा भी इनसॉल्युबल सॉल्ट किससे बनता है, कोई सा भी इनसॉल्युबल सॉल्ट आपके पास बनता है प्रेसिपिटेशन से। प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन इज द मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स, है ना। तो आपको 2 सॉल्युबल सॉल्ट चाहिए, एक के अंदर आपके पास सिल्वर होना चाहिए और दूसरे के अंदर आपके पास क्लोराइड के आयंस होने चाहिए, दैट्स इट। सर तो ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये एक्वा इधर लिखेंगे या फिर लिक्विड स्टेट या सर ये स्टेट में? बेटा आपके पास सॉल्युबल सॉल्ट हमेशा बनता ही 2 मिक्सिंग सॉल्युबल सॉल्ट से है, और इनसॉल्युबल सॉल्ट आपके पास हमेशा बनता ही मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्युबल सॉल्ट से। सही। तो जैसे अभी बैरियम सल्फेट है इनसॉल्युबल है, तो ये बना ही होगा मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्युबल सॉल्ट से। तो एक सॉल्ट ऐसा लिया होगा आपने जिसमें बैरियम के आयंस होंगे सॉल्युबल इन वाटर, और एक सॉल्ट आपने ऐसा लिया होगा जिसमें सल्फेट आयन होंगे सॉल्युबल इन वाटर, तभी इनसॉल्युबल सॉल्ट बन सकता है, वरना बन ही नहीं सकता। ये 2 मार्क्स के लिए, जीसीई के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए, और 3 मार्क्स के लिए। ठीक है बच्चों। सर सर ये जो आयोनिक इक्वेशन होती है सर, इसमें हम लोग वो मतलब लिखते हैं ना, वो वाले वो कैटायंस है वो लिखते हैं सर, जो मतलब जो है क्या मैं प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जो बनते हैं। जी बेटे, आयनिक इक्वेशन सिर्फ उसके लिए भी लिखी जा सकती है और उसके अलावा भी लिखी जा सकती है। जैसे फॉर सपोज अगर आप बात करें हैलोजन एल्केन्स की, मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया था आपको वर्कशॉप में कि अगर आप कोई क्लोरीन गैस या ब्रोमीन गैस आप लेस रिएक्टिव में से पास आउट कराते हो, तो उसको भी आप लिख कर दिखा सकते हो कि अगर आप इसको आयोडाइड के सॉल्ट में से पास आउट कराओगे तो क्लोरीन उसको सब्स्टिट्यूट कर आयोडीन गैस को निकाल देगी। तो ये आप इस तरह भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, इस तरह भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है इनसॉल्युबल के लिए ही लिखी जाए। तो अगर आप आयोडाइड के सॉल्ट में से ब्रोमीन को पास आउट कराओगे सॉल्युबल सॉल्ट में से, तो ये भी बन सकता है आपके पास, आप इस तरह भी लिख सकते हो। ओके सर, यस गॉट इट। ठीक है, उसके अलावा आपके पास अगर आपको याद हो कि आपके पास फॉर सपोज अगर आप बात करें किसकी, आप बात करें एल्कली वाले रिएक्शन की, तो कोई सा भी एल्कली अगर आप डालते हैं किसी भी अमोनियम सॉल्ट में, आप किसी भी अमोनियम सॉल्ट में डालते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके पास क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और अमोनिया गैस बनती है। तो एक्चुअल में हमने करना क्या होता है, हमने रिमूव करने होते हैं स्पेक्टेटर आयंस। अब देखो अमोनिया इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, तो आप उसको तोड़ के नहीं लिख सकते। वाटर इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इसको आप तोड़ के नहीं लिख सकते। हाँ, सोडियम को आप तोड़ के लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। तरह अमोनियम इज पॉजिटिव एंड क्लोराइड इज नेगेटिव, सोडियम इज पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्साइड इज नेगेटिव। अब दोनों तरफ जो आयंस मौजूद हैं वो स्पेक्टेटर आयंस कहलाते हैं। तो दिस एंड दिस गोइंग टू बी कैंसिल्ड, this and this going to be cancelled, so you can even write ionic equation of this reaction as well. ये बन गया ऐसे। ठीक बेटे। सर मुझे सिर्फ थोड़ी सी चीजों में मसला आ रहा है। सबसे पहली जो होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, वो समझा देंगे, क्योंकि उसमें काफी जो है ना कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो सारी चीजें हैं, वो समझ नहीं आ रही मुझे। ठीक है भाई, ब्लास्ट फर्नेस की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। यस सर, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन अगर आप बात करें तो ब्लास्ट फर्नेस क्या है आपके पास, ये है आपके पास एक्चुअली एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। दिस इज एक्चुअली एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड, राइट। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो फ्यूल कंबस्ट करेंगे, तो ये हो गई कंबस्शन ऑफ फ्यूल की एग्जांपल, ठीक है ना। आप जब फ्यूल को कंबस्ट करोगे तभी तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास आग निकलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तभी तो वो मेल्ट होगा ना आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब आयरन ऑक्साइड को फॉर सपोज आपने मेल्ट कर दिया। अब आयरन ऑक्साइड, क्योंकि आयरन इज लेस रिएक्टिव देन कार्बन, तो कार्बन उसको रिड्यूस कर सकता है, लेकिन उसके लिए कार्बन के पास एटलीस्ट कुछ ऐसा तो हो ना, किसी चीज की कमी हो तो वो करे ना। अब आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीननी है, तो कार्बन के पास खुद के पास ऑक्सीजन कम होगी तो छीनेगा ना। अब कार्बन ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है, तो वो ये काम नहीं करेगा। तो हम इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट को तैयार करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आप फर्दर कार्बन डालोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में, विच इज वन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसके पास ऑक्सीजन की कमी है, अब ये काम क्या कर सकता है, अब ये आयरन से ऑक्सीजन छीन सकता है। तो अब क्या होगी आपके पास, अब आपके पास होगी रिडक्शन ऑफ हेमेटाइट। अब आपके पास क्या होगी,
रिडक्शन ऑफ हेमाटाइट ओर, ये याद रखिएगा, 1 नंबर के लिए काम आएगा। आयरन ऑक्साइड की ओर को हेमाटाइट और एल्युमिनियम ऑक्साइड की ओर को आप बॉक्साइट बोलते हैं, याद रखना है आपने। दिस इज हेमाटाइट। ठीक है भाई। अब क्या होगा, आपके पास जो हेमाटाइट है उसके ऊपर जब कार्बन मोनोऑक्साइड अटैक करेगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन छीन लेगा इससे और आयरन को कर देगा अकेला और आपके पास बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई। सर तो इसमें स्लैग, कैल्शियम ऑक्साइड, वो सारी चीजें, वो सारी कहाँ गई? को कैल्शियम, वो सारा वो हम करते हैं, देखो वो हम लिस्ट में डालते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ स्लैग, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। हम थर्मल डीकंपोजिशन लाइमस्टोन किसलिए करते हैं, ताकि हम रिमूव कर सकें एसिडिक इम्प्योरिटीज। तो यू कैन से दैट टू रिड्यूस एसिडिक इम्प्योरिटीज या टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज, टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज। एसिडिक इम्प्योरिटीज की हम क्या बात कर रहे हैं, एसिडिक इम्प्योरिटीज एक्चुअली आपके पास सैंड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, SiO2 की बात कर रहे हैं हम। इसको रिमूव करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीटिंग करके तोड़ोगे तो दिस इज थर्मल डीकंपोजिशन, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए काम आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी सब्सटेंस को आप हीट करके तोड़ते हो तो वो प्रोसेस, वो टाइप ऑफ रिएक्शन थर्मल डीकंपोजिशन कहलाता है। और ये टेक्निक भी इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर सपोज कैल्शियम कार्बोनेट की जगह अगर मैं कॉपर कार्बोनेट को तोड़ता तब भी कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता, मैं जिंक कार्बोनेट को तोड़ता तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता। तो ये पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब कार्बन, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड बन गया which is basic। कैसा होता है आपके पास, बेसिक होता है। तो ये बेसिक जो है एसिडिक के ऊपर अटैक करेगा तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा कैल्शियम उसको, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को, जो आपके उस प्रोसेस में मौजूद होगी इम्प्योरिटी के तौर पे। तो कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकॉन डाइऑक्साइड स्लैग का उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्लैग बना लेगा which is कैल्शियम सिलिकेट, दिस इज स्लैग। अच्छा ओके सर, क्लियर हो गया मदी? जी सर, ये तो सर कंफर्म हो ये गया। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? सिलिकॉन सर डाइऑक्साइड जमीन से निकालोगे ना, आप क्या करोगे, जमीन से निकालोगे आयरन ऑक्साइड, तो आयरन इतना महंगा तो मेटल है नहीं कि आप उसको पहले साफ करो उसके बाद उसको जो है ना प्रोसेस करो, तो इसलिए वो उसके साथ ही मौजूद होगी, तो उसको रिमूव करने के लिए हम ये कर रहे हैं। ओके सर। सर और वो भी आप एक दफा एक्सप्लेन कर दें, ये जो होता है वाटर को साफ करने का, डोमेस्टिक वाटर को क्लीन करने का वो प्रोसेस। इसको डोमेस्टिक वाटर को सही से साफ करने का, ठीक है, प्यूरिफाई, प्योरिफिकेशन। अच्छा जी, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। आपके पास वो वाटर प्योरिफिकेशन में कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं आपके पास? टोटल आपके पास जो है 4 से 5 प्रोसेसेस हैं। कौन कौन से प्रोसेस हैं? 4 प्रोसेस की बात करते हैं। एक आपके पास फिल्ट्रेशन है, ठीक है, उसके अलावा कौन सा है बच्चों? उसके बाद आपके पास क्या है, क्या है? सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, तो डिस्टिलेशन एक भी आ ही जाती बात है। हो, ये एक ही बात हो गई, ठीक है। उसके अलावा डिस्टिलेशन नहीं आएगा? डिस्टिलेशन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सॉल्युबल क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन आ जाएगा। उसके अलावा थ्रू कार्बन टू रिमूव ओडोर। हाँ, कार्बन, कार्बन वाला भी सर आप 2 एलिमेंट्स थे ना, एक कार्बन था, दूसरा कौन सा था? सर ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट है ना? जी बेटा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पिछले कुछ सालों से पेपर में बहुत जबरदस्त तरीके से आ रहा है, 10 नंबर के लिए आ रहा है, तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, लाजमी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को अच्छे से करना है आपने। तो भाई फिल्ट्रेशन इसलिए यूज करते हैं ताकि इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिमूव कर सकें, ठीक है ना। सेडिमेंटेशन भी इसलिए यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि आप क्या यूज कर सकें, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिमूव करें। इसको हम इसलिए यूज करते हैं ताकि आप जर्म्स को रिमूव कर सकें, और इसको इसलिए यूज करते हैं ताकि आप पानी का ऑर्डर को साफ कर सकें, उसके अंदर से जो बदबू वगैरह है उसको रिमूव कर सकें, ठीक है ना। So to remove this, remove this. All right, bhai. सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन बता दें। जी बेटे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं आपके पास वो कहलाते हैं CFCs। CFCs आपके पास जो होते हैं ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके पास एरोसोल्स में से आ सकते हैं, आपके पास फ्रिज में से आ जा सकते हैं, रेफ्रिजरेटर गैसेस में मौजूद होता है, AC में मौजूद होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में मौजूद होता है। ये सारे सोर्सेज हैं इनके CFC के, जो कि रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज होते हैं, ये ठंडक के लिए यूज होते हैं। ये होते हैं आपके पास कूलिंग एजेंट्स, ये आपके पास होते हैं क्या, कूलिंग एजेंट्स। बट इसके अंदर मौजूद होता है क्लोरीन। क्लोरीन कैन डिप्लेट व्हाट, क्लोरीन कैन डिप्लेट ओजोन लेयर। क्या कर सकता है वो, ओजोन लेयर को डिप्लेट कर सकता है, जिसकी वजह से हार्मफुल यूवी रेज जो है आपके पास जमीन तक आ सकती हैं
और वो कॉज करती हैं स्किन कैंसर। स्किन कैंसर प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो ये प्रॉब्लम है इसकी जो कि आपको याद रखनी है। ये इसके सोर्सेज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, और ये सारा काम करता कौन है? क्लोरीन का रहने का, राइट? ठीक है बच्चों? Yes. सर जी बेटे। सर कॉन्टैक्ट या हैबर प्रोसेस पेपर में इंक्लूड है क्या, वो रिमूव कर दिया गया है? अच्छा, ये बड़ा कॉमन सवाल है, हर बच्चा ये करता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस और अगर आप हैबर प्रोसेस की बात करें तो इनकी कंडीशंस हमारे सिलेबस में मौजूद है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस और हैबर प्रोसेस की कंडीशंस हमारे सिलेबस में मौजूद है। कौन कौन सी कंडीशंस है भाई? इसका टेम्परेचर कितना है आपके पास? 450 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपको याद होना चाहिए। इसका भी कितना है? 450 डिग्री सेल्सियस। इसका प्रेशर कितना है बच्चों? इसका प्रेशर है आपके पास 200 है या 1 to 2 एटमॉस्फेयर है इसका? इसका है ना 100 to 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके अंदर कैटालिस्ट क्या है आपके पास? इसके अंदर कैटालिस्ट आपके पास वेनेडियम पेंटॉक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। इसके अंदर आप यूज करते हैं आयरन। इसकी इक्वेशन जो है, जो जिसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, वो ये वाली है। ये वाली इक्वेशन आपको आनी चाहिए, लाजमी हर हाल में आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए। उसके अलावा जो सीन है ना, वो सल्फ्यूरिक एसिड की जो फॉर्मेशन है वो हमारे सिलेबस से रिमूव हो गई है, ठीक है ना? वो हमारे सिलेबस से रिमूव हो गई है, लेकिन क्योंकि आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता होना चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसे आती है। तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड आपके पास आती है फॉसिल फ्यूल्स की कंबस्शन की वजह से, या आपके पास वोल्केनिक इरप्शन की वजह से। उसके अलावा फिर आपने एसिड रेन के बारे में भी पढ़ा हुआ है, तो आपको एसिड रेन के हिसाब से पता होना चाहिए कि सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर पानी में डिसॉल्व हो जाए तो वो क्या बनाती है? सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। तो अगर वो आपसे पूछे कन्वर्जन का, तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन आप पूरे सिलेबस की यूज करके कन्वर्ट करके दिखा सकते हो। वी डोंट नीड टू कन्वर्ट दैम इनटू ओलियम, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं। सही है भाई? आएगा भी नहीं और सर वो नहीं है तो आएगा भी नहीं। बस प्रोसेस को डिटेल में याद करना। इसके फैक्टर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर, टेम्परेचर और जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको चेंज करने से रिवर्सिबल रिएक्शन की पोजीशन पे, कलर पे या अमाउंट पे या उसके जो कॉन्सेंट्रेशन वगैरह होती हैं, उसकी जो पोजीशन होती है, उस पे क्या अटैक हो सकता है, उस पे क्या इफेक्ट आ सकता है, वो जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। पेपर में वो सबसे ज्यादा आता है। जी बेटे। सर डायनामिक वो इक्विलिब्रियम जो है सर, वो आप थोड़ा सा पढ़ा देंगे, मतलब वही जो रिवर्सिबल रिएक्शन का पार्ट है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? सर वो वाला मुझे नहीं मतलब सही तरह बात। डायनामिक इक्विलिब्रियम आपके पास क्या होता है? आपको सिर्फ इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। ओके सर। इक्विलिब्रियम क्या होता है आपके पास? इट इज व्हेन, अब देखो आपके पास दो रिएक्शन हो रहे हैं। अगर आप इस रिएक्शन को देखो कि आपके पास फॉर सपोज हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ मिलती है तो आपके पास क्या बनता है? अमोनिया बनता है। और फिर ये अमोनिया टूटकर वापस से क्या बन रहा है? रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। तो दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना? दो रिएक्शंस आपके पास एक साथ हो रहे हैं। इनिशियली जब ये रिएक्शन मैं करवाऊंगा तो बच्चों, तो इनिशियली मेरे पास क्या होगा? इनिशियली तो मैं सिर्फ रिएक्टेंट्स डालूंगा ना, प्रोडक्ट तो नहीं होगी मेरे पास। ऐसी है बच्चों? यस सर। जब आप सिर्फ ये चीज डालोगे तो ये वाला रिएक्शन जो है फॉरवर्ड वाला, ये फास्ट होगा, और बैकवर्ड वाला जो रिएक्शन है वो स्लो होगा। बट आहिस्ता आहिस्ता दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएंगी, एक की बढ़ेगी एक की घटेगी। तो एक वक्त आएगा कि जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, यानी कि उनका रेट सेम हो जाएगा। जब रेट सेम होगा तो उस पॉइंट को आप बोलोगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये याद रखिएगा। वो बोलता है इन टर्म्स ऑफ रेट बताओ। अभी मेरे ख्याल से मुझे किसी बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था कि इन टर्म्स ऑफ रेट बताएं, और इन टर्म्स ऑफ एक और बात वो उसने बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन बताएं। तो ये दो पॉइंट हैं टोटल डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के, जो कि आपको याद रखने हैं। वो मैं दोनों एक साथ आप लोगों को लिखवाए हैं। आप क्या लिखते हो? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, बेटा रेट लिखना जरूरी है इसके अंदर। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन become equal to the rate of backward reaction। ये हो गई एक डेफिनेशन जो कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स है। और दूसरी डेफिनेशन क्या है? there would be no more change in concentration. Once the equilibrium has been achieved, then there would be no more change in concentration of reactants and product। तो ये आपने याद रखना है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट हैं 2 नंबर के, और ये आईजीसीएसई में तो 3 नंबर के लिए पूछ लेता है इसको। सर फ्लू गैस क्या होती है?
फ्लू गैस आपके पास जो है आप कह सकते हैं वो गैसेस जो कि आपको नुकसान पहुंचाती हैं, और वो गैसेस जो कि आपके पास फॉर सपोज ये इंडस्ट्रीज की जो चिमनी से निकलती हैं उनको फ्लू गैस बोलते हैं। तो फ्लू गैस के अंदर आपके पास मेन कंटेंट जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए आप इसको ओवरकम करने के लिए प्रोसेस करते हो, जो कि क्या कहलाता है डीसल्फराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। दिस इज द प्रोसेस टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द वैरायटी ऑफ गैसेस। तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो, क्योंकि आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक है, तो उसको रिमूव करने के लिए आप कैल्शियम ऑक्साइड यूज कर सकते हो। तो व्हेन यू ट्रीट इट विद दिस, सो इट वुड फॉर्म व्हाट, कैल्शियम सल्फेट। और आप कैल्शियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं ना? दोनों यूज कर सकते हैं, बट प्रायोरिटी आप किसको दें, कैल्शियम ऑक्साइड को दें, ठीक है ना। ओके सर। तो आपके पास यहाँ पर भी क्या बनेगा, आपके पास कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो बच्चों जी सर ठीक है। और अगर सर, आप एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री में अगर आप इसको यूजफुल बनाना चाहते हैं तो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जी बेटे। ड्राइंग ऑफ गैसेस सर वो ड्राइंग ऑफ गैसेस, ओके ये भी सही है, सवाल अच्छा है। ड्राइंग ऑफ गैसेस का सवाल अच्छा है, पहले इसको कंसीडर करते हैं, उसके बाद फिर हम किसी और की बात करते हैं। ड्राइंग ऑफ गैसेस ये एक अच्छा सवाल है। ड्राइंग ऑफ गैसेस वैसे अगर आप अपना सिलेबस देखो तो आपको उसमें कहीं खास नजर नहीं आएगा लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि पास पेपर्स में सवाल है तो आपको पता होना चाहिए। देखो ड्राइंग एजेंट्स हमारे पास जो है, ड्राइंग एजेंट के तौर पे हमारे पास कुछ बड़े कॉमन ड्राइंग एजेंट है। एक सबसे पहले तो है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। Concentrated sulfuric acid is one of the very best, you can say that, drying agent, but it can use for all gases except अमोनिया। अमोनिया के अलावा इसको आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अमोनिया के साथ अगर आप इसको यूज करेंगे तो दे आर गोइंग टू रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म व्हाट, अमोनियम सल्फेट। तो ये प्रोसेस हो जाएगा, तो इससे बच के रहना है आपने। उसके अलावा आपके पास भी बनेगा ना? नहीं, इसमें नहीं बनता वाटर, ठीक है। अगर आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, एक्वस अमोनिया होगी तो बनेगा, ठीक है। तो आपके पास अगर दूसरा ड्राइंग एजेंट की अगर आप बात करें तो दूसरा ड्राइंग एजेंट हमारे पास जो हो सकता है वो कौन हो सकता है? दूसरा ड्राइंग एजेंट हमारे पास हो सकता है कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है हमारे पास। कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिक, so it can only use for ammonia. It cannot use for acidic gases. It cannot be used for acidic gases. Acidic gases के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, रिएक्शन हो जाएगा। जस्ट लाइक अभी हमने पीछे करके दिखाया, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अगर इसको आप यूज करेंगे तो क्या बना लेगा, ये कैल्शियम सल्फाइड बना लेगा। और लास्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, सबसे अच्छा हो सकता है, वो उसको आप यूज कर लें, which is anhydrous calcium chloride, can be used for all. सर इसको फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड भी बोलते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं उसको, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं। तो ये तीन ही होते हैं ना मेथड्स? ये तीन ही आपके पास ड्राइंग एजेंट्स हैं, मेथड नहीं है, ये ड्राइंग एजेंट है। वो राइट सर, ठीक ठीक है। अब देखें, अब इसमें कोई स्टोरेज का प्रोसेस होता है? हाँ, इसको देखो, इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी, इसका मेथड जो है ना, जैसे फॉर सपोज अगर मैं इसको बीकर की बात करूं, इसके बीकर की मैं अगर इस तरह से बात करूं तो इट वुड बी समवेयर लाइक दिस। ये आपके पास बीकर है, इसके अंदर फॉर सपोज मैंने एक गैस इंक्लूड की है, या इसके अंदर मैंने कोई गैस है, अरे यार, इसके अंदर मैंने फॉर सपोज एक गैस ऐड की है ये टेस्ट ट्यूब के जरिए। तो ये मैं गैस इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। आपने याद रखना है, ये जो गैस आप ऐड करेंगे, this should be completely dipped in what, in sulfuric acid. ये जो गैस आप ऐड करा रहे हो ये completely dip होनी चाहिए, ताकि ये अंदर जाके इसके अंदर जो है वाटर इसमें से रिमूव हो सके, और दूसरा वाला आप ऊपर रखें, कोई मसला नहीं है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर कि जो आप गैस आप ऐड कर रहे हो, वो गैस जो होनी चाहिए वो कंप्लीटली आपके पास अंदर होनी चाहिए, किसके, इसको अंदर बबल कराना है, ठीक है ना। You can say that this is gas. You can say that this is for suppose sulfuric acid. मैं sulfuric acid की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो लिक्विड है, ठीक है ना। You can say that gas should be bubbled in the sulfuric acid, in the H2SO4. और उसके बाद जो निकलने वाला है, it should be above the acid, so you can easily remove. अब देखें, आपके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग है जो कि लिक्विड से बाहर है, तो जो भी गैस पानी एब्जॉर्ब करा के बाहर निकली होगी सल्फ्यूरिक एसिड में से, वो फिर यहीं से जाएगी, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, सिस्टम को क्लोज्ड रखना है। तो यहाँ पे कॉर्क लगाते हैं ना, रबर का कुछ नहीं, सॉरी वुडन कुछ करके।
कुछ भी हो, बस ये क्लोज होना चाहिए किसी भी तरह। कॉर्क आमतौर पे टेस्टिंग वगैरह को या कॉनिकल क्लास को क्लोज करने के यूज करते हैं। बीकर इतना बड़ा होता है, इतनी बड़ी कॉर्क आती नहीं है। हाँ जी सर, ठीक। सही है सर जी। ये पूछते इसमें नेक्स्ट हम क्वेश्चन। जी सर। गैसेस को ड्राई कर सकते हैं क्या सर कह रहे बेटे? जी मदी। सर, मैं कह रहा हूँ कौन कौन सी गैसेस को ड्राई मतलब ये मतलब देखो, प्रोसेस के जरिए कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया सारी गैसेस के बारे में भाई। कोई सी भी एसिडिक गैस हो, कोई सी भी बेसिक गैस हो, आमतौर पर आप कैल्शियम क्लोराइड यूज कर लेंगे, सबके लिए होगी। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे तो अमोनिया के अलावा सबके लिए होगी। अगर आप फॉर सपोज कैल्शियम ऑक्साइड यूज करेंगे तो सारी एसिडिक गैसेस के लिए हटाकर होगी वो। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ओके नाइट्रोजन सर। डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके लिए यूज नहीं हो सकती वो। सर आप एक दफा वो उसके बारे में बता दें। एक वो वोल्टेइक सेल जो उसमें उसके लिए होता है, जिसमें आप वो एनोड रिप्लेस कर देते हैं विद लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव मेटल्स में, उसमें करंट फ्लो वगैरह। एक दफा बेटा वो बता दें और एक बस वो। जी सर। हमारे सिलेबस से रिमूव हो गया बेटा वो। सर क्या रिमूव हो गया? ठीक है सर। वो जो आप कह रहे हैं ना, उसका ये जो डिफरेंट मेटल्स की रिएक्टिविटी की वजह वोल्टेइक से सेल्स आई गेस। सिंपल सेल जो बनता है उसको सिंपल सेल। दिस इज नो मोर इन आवर सिलेबस। और सर वो एक दफा आप वो एक्सप्लेन कर देंगे जो एल्कीन को आप अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं एल्केन में, और वो अच्छा, सारी उसकी मुझे बस समझ नहीं आ रही उसकी उस कंडीशंस रिएक्शन, वगैरह की। इसको बोलते हैं रिएक्शन स्कीम। क्या बोलते हैं इसको भाई? सर इसके बाद क्रोमेटोग्राफी भी कर दिएगा। क्या कह रहे हो बेटे? क्या कह सर रहे कोई हो? कह रहा था सर मुझे क्रोमेटोग्राफी भी क्रोमेटोग्राफी करवाएंगे। पेपर का जो प्रोसेस है ना वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखो, क्रोमेटोग्राफी एक काफी बड़ा टॉपिक है। मैं क्रोमेटोग्राफी को ऐसे ही नहीं बताता हूँ, मैं आपको उसकी वीडियो भेज देता हूँ, आप वो देख लो आराम से। तो पूरा मैंने भी उसको लेक्चर डिफाइन किया हुआ उसमें हर एक चीज। ठीक है, ओके सर, ओके सर। देखो जो छोटे मोटे सवाल है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। पूरा टॉपिक डिफाइन करूंगा तो देखो हमारे पास सारे बच्चों के सवाल भी क्लियर नहीं होंगे, और उसके अलावा फिर जो है हमारा काम भी नहीं बनेगा। तो ये कुछ आपके पास देखो बच्चों, आपके पास एक रिएक्शन स्कीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो आप यहाँ देख सकते हो। सर ये इस तरह के सवाल पेपर 1 में मतलब यूजुअली पूछता है ना किस तरह के? सर? ये रिएक्शन स्कीम वाले मतलब कि वो पूछ ऑप्शन। किसी में ही पूछ सकता है बेटा, वो किसी में भी पूछ सकता है। ओके सर। देखो ये कुछ रिएक्शंस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए बेसिक, कि अगर आप अल्केन से अल्कीन में जा रहे हो तो दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस व्हिच इज नोन एज क्रैकिंग। इसके अंदर आप यूज करते हो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और अल्मोनियम ऑक्साइड में से कोई सा भी एक, और इसका टेम्परेचर तकरीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज अल्कीन ओवर हियर। अल्कीन बन जाता है इसमें, लाजमी क्रैकिंग से अल्कीन बनता ही है। और अल्कीन से अगर आपने क्या बनाना है अल्केन, तो दिस इज द एडिशन रिएक्शन व्हिच इज known as what? This is known as hydrogenation। और इसके अंदर आप क्या यूज करते हो? हाइड्रोजन along with nickel, और इसके अंदर आप यूज करते हो 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, राइट? यस सर। इसके अलावा अगर आप अल्कीन से अल्कोहल में जाते हो तो दिस इज आल्सो एडिशन रिएक्शन, और इसके अंदर आप यूज करते हो फॉस्फोरिक एसिड कैटालिस्ट, और साथ साथ आप इसके अंदर यूज करते हो स्टीम, और आप 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हो। फिर अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में जाने के लिए दिस इज ऑक्सीडेशन, और इसके अंदर आप क्या यूज करते हो? इसके अंदर आप यूज करते हो कांस्टेंट सॉरी इसके अंदर आप यस आपके इसके अंदर आप यूज करते हो एसिडिफाइड, जिसके अंदर आप क्या बोल सकते हो कि आप इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज कर रहे हो, एसिडिफाइड KMnO4 पोटेशियम मैग्नेट 7। ठीक है भाई, दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। उसके अलावा अब जब आप एस्टर में जाते हो तो इसके अंदर भी आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज करते हो। अगर आप और से देखें ना तो ये सल्फ्यूरिक एसिड हम क्यों यूज कर रहे हैं इसमें एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि ये दोनों ही रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं और इसमें वाटर मॉलिक्यूल एज अ प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप जब सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो प्रोडक्ट कम हो जाती है। प्रोडक्ट कम हो जाती है तो रिएक्शन खुद ब खुद फॉरवर्ड जाता है। तो इसलिए हम एक्चुअली ये यूज करते हैं। ये आपस की बात है, तो खामोशी से बता रहा हूँ, जहन में नहीं लाना, ज्यादा एक्स्ट्रा समझने की जरूरत नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज के पेपर में कभी कभार वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है, तो अल्कोहल आपने आइडेंटिफाई करना होता है, और अगर आपको वो अल्कोहल देते तो कार्बोक्सिलिक एसिड फाइंड आउट करना होता है। जैसे फॉर सपोज उसने बोला आपके पास CH3 COO C2H5 एस्टर है, जिसमें आपने यूज किया है, फॉर सपोज ये बनाया आपने फ्रॉम फॉर सपोज इथेनॉइक एसिड, तो आपसे पूछेगा बताएं रिएजेंट एंड कंडीशन बताएं। तो इसमें आप जब रिएजेंट बताएंगे तो आप इसको बताएंगे कि भाई आपने इथेनॉल यूज किया है अलॉन्ग विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये होते हैं रिएजेंट्स। ठीक है भाई, टेम्परेचर इसका 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अगर आप सिर्फ हीट भी लिख दें तो चलेगा, और इस प्रोसेस का नाम होता है एस्ट्रिफिकेशन। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया। ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। दिस इज टाइप, दिस इज कंडीशन, दिस इज रिएजेंट।
ये ज्यादातर पेपर में वो पूछ लेते हैं। ठीक है बच्चों? Yes, sir. जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वो हाइड्रोलिसिस समझा दें। क्या चीज? सर वो जो हाइड्रोलिसिस। प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होता है। अच्छा देखो सर हाइड्रोलिसिस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कौन सा होता है? ये ऊपर वाला जो बनाया हुआ है ना मैंने, एडिशन वाला। Sir, can you send this PDF in the group? क्या कह रहे हो बेटे? Sir, can you send this PDF in the group after we are done with the class? Yes, I will upload it on the YouTube inshallah. So if you have some work, if you have to revise, if you have class, so you can go. Am I lying? Jazakallah. Okay, so degrading of polymer को आप क्या बोलते हो? Degrading of polymer को आप हाइड्रोलिसिस बोलते हो, और ये होते हैं आर्टिफिशियल के लिए खाली। ये होते हैं किसके लिए? आर्टिफिशियल के लिए, और साथ साथ ये आर्टिफिशियल और कंडेंसेशन पॉलीमर की हो सकती है खाली। आर्टिफिशियल कंडेंसेशन पॉलीमर्स की डिग्रेडिंग हो सकती है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। दिस इज एक्चुअली breaking down back to the monomers, breaking down back to the monomer, इसको बोलते हैं आप हाइड्रोलिसिस। आपने बस इसकी कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन क्या है आपके पास? कंडीशन इसकी ये है कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर आप यूज करते हो, और साथ साथ आप एसिड यूज करते हो कैटलिस्ट के तौर पे। तो ये आपको क्या करता है? हाइड्रोलिसिस करता है। साथ साथ आपने ये याद रखना है कि अगर आप प्रोटीन को हाइड्रोलाइज कर रहे हो तो आपके पास बनेगा अमीनो एसिड, और अगर आप कार्बोहाइड्रेट को कर रहे हो तो आपके पास क्या बनेगा? सिंपल शुगर। बस ये आपने याद रखना है। सर इसमें कोई वो नहीं होती केमिकल इक्वेशन? यार केमिकल इक्वेशन वैसी होगी जैसे फॉर सपोज आपके पास मैंने आपको बना के दे दिया ये स्ट्रक्चर, ये आपको मैंने स्ट्रक्चर बना के दे दिया फॉर सपोज ना, इस तरह से मैंने आपको बना के दे दिया ये स्ट्रक्चर। मैंने आपको बोला चलें इसको तोड़ के दिखाएं, ठीक है ना, इसको बताएं इसका मोनोमर क्या बनेगा। तो सिंपल इज दिस, इट्स क्वाइट सिंपल। आप इसको देख सकते हो कि जिस मॉलिक्यूल के दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और जिस मॉलिक्यूल के दोनों तरफ आपके पास क्या है? अमाइन, तो ये दो अलग अलग मोनोमर्स हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरी बात ये है कि आपने एमाइड लिंकेज को ब्रेक करना है। एमाइड हो या एस्टर लिंकेज हो, उसको आप क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो ब्रेक एमाइड लिंकेज या एस्टर लिंकेज जो भी है आपके पास पहले स्टेप में, ये आपने तोड़ दिया। अब आपने यहाँ पर भी बना होगा, ये भी तोड़ दिया, यहाँ पर भी बना होगा, ये भी तोड़ दिया। अब आपने निकाल लिए रिएक्टेंट्स, ये आ गया आपके पास रिएक्टेंट्स। एक रिएक्टेंट क्या आया? जिसके दोनों तरफ क्या है आपके पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक रिएक्टेंट क्या आया? जिसके दोनों तरफ आपके पास क्या है? एमाइन है। तो ये दो रिएक्टेंट्स आ गए। एंड वी नो दैट भाई जब पॉलीमर बनता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH देता है, जब वापस से मोनोमर बनेगा तो OH लगा दो। और वी नो दैट कि जब आपके पास पॉलीमर बनता है तो अल्कोहल और एमाइन अपना H देते हैं, तो जब वापस से मोनोमर बन रहा है तो H लगा दो। दैट्स इट। सही है? यस सर। सर जी बेटे। सर वो कॉपर सल्फेट का जब वो इलेक्ट्रोलिसिस होती है, तो जब वो होती है इनर्ट इलेक्ट्रोड से, तो जब कॉपर एक्यूमुलेट होता है तो वो पिंक सॉलिड होता है। बेटा कॉपर मेटल का कलर पिंक होता है, पिंक सॉलिड। कोई कहीं पर भी हो, वो किसी भी रिएक्शन में हो, वो पिंक होता है। जैसे फॉर सपोज अगर आपके पास ये रिएक्शन आ जाए, अगर कुछ इस तरह का रिएक्शन आपके पास आ जाए कि कॉपर सल्फेट के अंदर आपने जिंक मेटल डाला, तो रिएक्शन हो गया जिंक सल्फेट और कॉपर सॉल्ट बन गया, तो सॉरी कॉपर मेटल बन गया। तो अगर आपसे इस रिएक्शन की भी ऑब्जर्वेशन पूछता है तो आप कह सकते हैं पिंक सॉलिड डिपॉजिट एट द बॉटम। तो ये जो सर मेटल ये है, इस वाले रिएक्शन में जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कैसे कर दिया सर? बेटा जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट कैन डिस्प्लेस दिस। सर लेकिन ये तो ट्रांजिशन मेटल्स है ना, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये ज्यादा रिएक्टिव है? रिएक्टिविटी सीरीज तो याद होगी ना आपको? जी सर। मैजिल पहले आता है, फिर कॉपर सिल्वर गोल्ड आता है। तो मैजिल में जिंक पहले ओके सर, आता गॉट है, इट। कॉपर सिल्वर गोल्ड आता है। जी बेटा। ओके सर, रिएक्टिविटी ठीक है। सर कॉपर के अलावा हमें किस कंपाउंड का कलर याद रखना पड़ेगा? देखो कॉपर के अलावा आमतौर पे जो आपके पास कलर होते हैं वो सिल्वर ही होते हैं मेटल के ज्यादातर। जो आपके पास नॉर्मल ग्रुप 1 ग्रुप 2 और एल्युमिनियम है ना, वो सिल्वर या ग्रे आप लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है। खैर है, ठीक है सर। आप ये भी लिख सकते थे इसमें ऑब्जर्वेशन के सॉलिड डिपॉजिट्स इन द बॉटम। और सर अगर कोई ऐसा ट्रांजिशन मेटल आए जो जिसका हमें अगर कलर ना पता हो, तो सिर्फ हम ये लिख देंगे कलर्ड सॉल्यूशन फॉर्म्स। वैसे ऐसा कोई आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो वो आपको गिवन करेगा। ठीक है सर। और सर वो एक दफा आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर वो समझा दें, क्रूड ऑयल। मैं उसकी वीडियो आपको भेज देता हूँ अभी, वो आप देख लो आराम से। सही है? ठीक है सर। और सर वो
ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ इज एयर ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एयर, या ऐसा कुछ? देखो बेटे, वैसे हमारे सिलेबस से ये रिमूव हो गया है, लेकिन आप क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आती है तो आप बता सकते हैं कि आपने पहले दोनों गैसेस को क्या करना है, लिक्विफाई करना है। लिक्विफाई करने के बाद आपने उसको जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डालना है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, डिफरेंट गैसेस सेपरेट ऑन डिफरेंट टेम्परेचर्स। बस यही बात बतानी है आपने, जो बेसिक्स है डिस्टिलेशन की वो आपने बतानी है। अब उसके वो कुछ भी पूछ ले, आपको याद रखना है डिफरेंट लिक्विड सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, दैट्स इट। सर हमको एयर को करना होता है लिक्विफाई। एयर को लिक्विफाई करेंगे ताकि जो उसके अंदर गैसेस हैं वो लिक्विड बन जाए। ओके सर। ठीक है जी, पूछिए। नवीन पूछिए बेटे, क्या पूछना चाह रहे हैं आपने? सर किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं यूजिंग बॉन्ड एनर्जीज? पहले आप मुझे बताओ, आपका नाम क्या है? नवीन नाम है या उमैमा नाम है? नवीन। तो उमैमा नाम नहीं है आपका? नो। अच्छा, तो तो दो मेरे लोग ही हैं? पास नहीं, मुझे मुझे नवीन से थोड़ा सा एक इख्तिलाफ है, मुझे समझ नहीं आता। नवीन, तुम्हें तुम्हें मेरा मैसेज कहाँ से मिलता है? कैन यू प्लीज मैसेज मी ऑन माई व्हाट्सएप नवीन? ओके। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपका नंबर गलती से सेव किया हुआ है किसी गलत नाम से। ओके सर। जस्ट सेंड मी अ मैसेज एंड आई एम रिजॉल्विंग योर इशू, डोंट वरी अबाउट दैट। जी बिलाल, आप पूछें, क्या पूछना चाह रहे हैं? हेलो सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बहुत तेज आ रही सर है। अमाइड लिंकेज की फॉर्मेशन बता दें। एमाइड लिंकेज की फॉर्मेशन अभी देखो, मैंने जो आपको बताया है ब्रेकडाउन, वैसे ही फॉर्मेशन भी होती है। अभी बता देता हूँ दोबारा से। जी रहमा, क्या पूछ रही हैं? सर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि नेचुरल पॉलिएस्टर है कि आर्टिफिशियल है? अच्छा जी, ये देखिए, वैसे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं लिंकेज से भी, लेकिन आमतौर पे आपको आसान तरीका ये है कि अगर दो अलग अलग मोनोमर्स हैं तो आर्टिफिशियल बनाएंगे, और अगर एक ही मोनोमर में दोनों फंक्शनल ग्रुप है तो वो नेचुरल बनाएगा। सर पार्शियल स्ट्रक्चर जब बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, वो कैसे बनाएंगे? पार्शियल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि दे आर आस्किंग फॉर द रिपीट यूनिट। ठीक है सर, पॉलीमर का थैंक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। मदी, क्या सर दोबारा कुछ सवाल पूछना है? सर एयर की वो बता दें, कंपोजिशन क्या थी अगेन? एयर की कंपोजिशन आपके पास 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% में मेनली आपके पास आर्गन गैस है। ठीक होगा, राइट। ठीक है। ओके रहमा, और कोई सवाल पूछना है? नहीं सर, वो हैंडल। ठीक है, आप देखिए बच्चों, आपके पास एमाइड लिंकेज का आप बोल रहे हैं तो आप देख सकते हैं सिंपल इज दिस कि अगर आपके पास ये दो मोनोमर्स हैं तो भाई बिलाल आपने करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। आपने सिंपल ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा अपना OH देता है, इसको रिमूव कर देना। अमाइन हमेशा अपना H देता है, इसको रिमूव कर देना। अब जो दो आपके पास पार्ट्स बचे हैं ना, इन दोनों को मिला के लिखो, स्ट्रक्चर बन जाएगा पॉलीअमाइड। सही है सर जी? ठीक है सर, लेकिन ये डियोल वियोल लिखते हैं क्वेश्चन में, ये क्या चीज होती है? देखो, ये आपके पास दोनों तरफ से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर इस मोनोमर में दोनों तरफ अगर अमाइन लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं आप डाई अमाइन। और अगर आप पॉलीएस्टर बनाओगे तो पॉलीएस्टर बनाते वक्त आपको अमाइन की जगह अल्कोहल यूज करना होता है, तो अल्कोहल दोनों तरफ होता है, तो इसको बोलते हैं दिस इज डाईओल। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाईओल मिलेंगे तो डाई एस्टर बनेगा, यानी पॉलीएस्टर बनेगा। और अगर आपके पास डाई अमाइन और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे तो आपके पास पॉलीएमाइड बनेगा। ठीक है, ठीक है सर ये एक दफा दोबारा बता देंगे? बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई अमाइन जब मिलेंगे तो पॉलीएमाइड बनता है। जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ओके डाईओल मिलते हैं तो आपके पास पॉलीएस्टर बनता है। ठीक है, अगर आपके पास एक ही ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड हो और एक ही अल्कोहल हो तो फिर तो एस्टर बनेगा ना आपके पास, तो पॉलीएस्टर कैसे बनेगा? यस सर, पॉलीएस्टर आपके पास यस दोनों सर, एंड पर कार्बोक्सिलिक एसिड और दोनों एंड पर अल्कोहल होना जरूरी है। ठीक है भाई? यस सर, गॉट इट। उसके बाद पेपर में अगर हमें कुछ, जी बोलो बोलो। सर मैं कह रहा था कि अगर पेपर में हमें कुछ स्ट्रक्चर देते हैं और कहते हैं कि पॉलीमराइजेशन करके आप इसका स्ट्रक्चर वगैरह बनाएं, तो और हमें पॉलीमराइजेशन पता है कि अभी हमने कंडेंसेशन बनानी है, तो सर हम लोग, अगर हमें पता है कि एस्टर लिंकेज इसमें बन रही है, तो हम एस्टर लिंकेज के साथ मोनोमर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ बॉक्सेस बनाएंगे ना? हमेशा सेम ही चीज बनेगी, कोई दूसरी अगर कार्बन तो नहीं ऐड करेंगे? नहीं, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे बेटे, आपको जो डायग्राम में दिया हुआ है बस आप वो ही दिखाएंगे, आप कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करेंगे। और सर एक ये सवाल है कि रिडॉक्स में अगर हमसे पूछते हैं कि ये फलानी चीज जैसे कॉपर है ये रिड्यूस हुआ है,
तो सर हमें अंदाजा कब होगा कि हमने इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से बताना है या ऑक्सीडेशन स्टेट के? क्योंकि मैंने काफी मार्किंग स्कीम देखी है, अगर इलेक्ट्रॉन का लिखता हूँ तो पीछे ऑक्सीडेशन स्टेट का ही दिया होता है, इलेक्ट्रॉन का तो वो मेंशन ही नहीं होता। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन वाला मामला और ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मामला ये दोनों एक ही जैसे हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन लिखते हो या ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हो तो एक ही बात है। वैसे वहां पेपर में अगर मेंशन नहीं है कि आपको ऑक्सीजन का लिखना है या आपको किसी भी चीज का लिखना है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, नो मैटर। अगर आप ऑक्सीजन की फॉर्म में लिख रहे हो तो लिखो, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में लिख रहे हो तो लिखो, अगर इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में लिख रहे हो तो लिखो, कोई मसला नहीं है। अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि आपको इन विच टर्म्स यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, लेकिन अगर एक्सप्लेन है, वहां पर मेंशन है कि आपने बनाना ही बनाना है हर हाल में इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन्स लिखना पड़ेगा वहां पर। अगर आप वहाँ ऑक्सीजन की फॉर्म में लिख दोगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखो, मार्किंग स्कीम में गिवन होता है क्वेश्चन। अगर आप मार्किंग स्कीम को मतलब सॉरी सवाल को अगर आप गौर से पढ़ो ना तो सवाल के अंदर मार्किंग स्कीम मौजूद होती है। तो बस सवाल को हमें गौर से पढ़ना है, मार्किंग स्कीम हमें खुद ही नजर आ जाएगी। सवाल को गौर से पढ़ो, वो लिखा हुआ होगा उसमें डिफाइन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरेंस, फिर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में बताना है। वो डिफाइन व्हाई इट इज रिड्यूसिंग नहीं लिखा हुआ, किस लिए, क्या क्या फना दिमाग का, तो आपकी मर्जी है, आप फिर कुछ भी लिखो चलेगा। सही है? सर हाइड्रोजन वाला रिमूव हो गया ना सिलेबस से? जी, हाइड्रोजन वाला हमारे सिलेबस से रिमूव हो गया। जी नवीन, Okay, आर sir. यू हियर? यस सर। आपका मैसेज नहीं आया मेरे पास अभी तक। सर मैं कर रही हूँ, एक सेकंड। इस मैसेज को लेकर ना नवीन हमारी बड़ी बहस हुई है मिस मारिया से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मैसेज कर दें एक बार। मैं जाते जाते आप लोगों को क्लास आपकी एंड करते करते, आप लोगों का सिलेबस एंड करते करते, आप लोगों ने ये टेंशन से तो आज़ाद हो जाओ ना कम से कम। मैं बार बार ये तो ना सोचूं यार वो पता नहीं कौन बच्ची थी यार, मैं आज तक ही परेशान हूँ। तो मेरी एक प्रॉब्लम तो दूर कर दो, मैं तुम्हारी दूर कर रहा हूँ। सर जी बेटे। सर वो जब कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है तो कौन सा वो एसिड होता है, कौन सा अल्कोहल होता है, वो एक दफा एक्सप्लेन कर दें बस। कार्बोक्सिलिक एसिड जब कार्बोक्सिलिक बल्कि जब एस्टर्स को फॉर्म कर रहे होते हैं, हाँ सर तब वो समझ नहीं आ रही मुझे कि जब एस्टर्स फॉर्म हो रहे होते हैं तो कौन सी अल्कोहल होता है, कौन सा एसिड होता है, वो समझ नहीं आई मुझे। अरे यार, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में क्या डिफरेंस है? ये तो इतना बेसिक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता है। दिस इज नहीं सर वो कार्बोक्सिलिक। नहीं, सर मैं कह रहा हूँ कि जब एस्टर्स फॉर्म होते हैं तो उसमें कौन सी चीज कार्बोक्सिलिक एसिड होती है और कौन सी चीज वो होती है अल्कोहल, वो एक दफा एक्सप्लेन कर दें। बेटे जब आपके पास बन गया ना एक बार एस्टर, आपके पास जब एक बार बन गया तो उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल खत्म। अब आपके पास एस्टर आ गया। देखो इसके अंदर से OH गया, इसके अंदर से H गया, आपके पास क्या बन गया? CH3 COO, और ये आपके पास आ गया OCH3, तो ये बन गया एस्टर। अब दिस इज न्यू सब्सटेंस, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। हाँ, ड्रॉ करते वक्त आप ये कह सकते हो, ड्रॉ करते वक्त जो पहले बनाया जाता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रॉ किया जाता है। ड्रॉ करते वक्त पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखा जाता है और फिर अल्कोहल को लिखा जाता है। हाँ, अगर आप इसकी नेमिंग करोगे तो नेमिंग के अंदर पहले अल्कोहल लिखोगे फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखोगे। मेरे ख्याल से ये पूछ रहे हो आप। जी सर यही मसला था। तो जी सर एक कार्बन है ये कंफ्यूजन। तो पहले आप लिखोगे मिथ, और ये अल्कोहल का है आप लगेगा YL। यहाँ 2 कार्बन है तो आप लिखोगे इथ एंड नोएट, राइट? जी सर राइट। सर ये रिपीट यूनिट क्या चीज होती है? रिपीट यूनिट का मतलब ये होता है कि आप जो पॉलीमर बना रहे हो उसको आप 2 मरतबा या 3 मरतबा उसको रिपीट करके दिखाओगे। क्या करके दिखाओगे? रिपीट करके दिखाओगे। देखो फॉर सपोज आपके पास ये एक मोनोमर है, दिस इज वन ऑफ द मोनोमर। आपके पास ये एक मोनोमर है, वो आपसे कहता है कि इसका पॉलीमर बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ? इसका पॉलीमर। दिस इज मोनोमर। वो आपसे बोल रहा है इसका पॉलीमर बनाओ, और इसका पॉलीमर बनाते वक्त इसके 2 रिपीट यूनिट बनाओ, 2 रिपीट यूनिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉलीमर को, इस मोनोमर को आपने 2 मरतबा रिपीट करना है। देखो ये मैंने एक बार ड्रॉ किया, ये मैंने एक बार ड्रॉ कर दिया विदाउट डबल बॉन्ड, ठीक है। ये मैंने एक बार ड्रॉ कर दिया, ये एक रिपीट यूनिट हो गया। फिर मैंने एक और बार ड्रॉ किया विदाउट डबल बॉन्ड, ये हो गया सेकंड रिपीट यूनिट, राइट। अब मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूंगा और इसका एक्सटेंडेड बॉन्ड दिखा दूंगा, ये हो गया आपके पास पॉलीमर। सर ये जो कंडेंसेशन, सर आपके जो मॉक था उसमें एक सवाल आया था जिसमें हमने दोनों की दोनों कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमर बना के दिखाना था,
सर आप एक दफा वो समझा देंगे, क्योंकि वो जो है काफी डिफिकल्ट लगा था मुझे। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा कि आप लोगों को वो डिफिकल्ट लगा। पहले तो मुझे वो सवाल देखना पड़ेगा कि हमारा ग्रुप किधर है। ये रहा हमारा ग्रुप, जिसके अंदर काम की बात के अलावा सारी बातें होती हैं, और उसके अलावा मीडिया कितने इधर है। चलो भाई, ये आ गया आपके पास डॉक्यूमेंट्स में पेपर, हमारे पास मॉक्स का पेपर ये रहा। ठीक है भाई, तो मॉक्स के पेपर के अंदर आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपके पास क्या है, ये है। ठीक है, दैट्स सिंपल, क्वाइट सिंपल। आप देखें, आपके पास ये मोनोमर है, ठीक है ना, ये मोनोमर आपके पास है HCOOH, और ये हो गया अल्कोहल। ठीक है ना, ये है ना आपके पास। अगर आप इसका एडिशन पॉलीमर बनाते हो, अगर आप इसका एडिशन पॉलीमर बनाते हो, तो एडिशन पॉलीमर में आपने सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड को हटाना होता है। डबल बॉन्ड को आपने हटाना होता है, तो इसको आपने बनाया इस तरह से, डबल बॉन्ड गया, डबल बॉन्ड जाने के बाद दोनों तरफ क्या हो जाएगा आपके पास एक्सटेंडेड बॉन्ड आएंगे, ये बन गया एडिशन पॉलीमर। राइट बच्चों? यस सर। और अगर Yes, आप कंडेंसेशन पॉलीमर की, अगर आप कंडेंसेशन पॉलीमर की बात करें, तो ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से बनता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से बनता है, तो इसको फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। पहले मॉलिक्यूल को जरा मैं ड्रॉ करूं इस तरह से, देखो ये H, और ये आ गया COOH, और ये आ गया OH, ये हो गया आपके पास क्या, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, अब हमें पता है COOH हमेशा OH देता है, अल्कोहल हमेशा H देता है, तो बचा क्या आपके पास, C डबल बॉन्ड O बचा, और C डबल बॉन्ड H अपनी जगह है, इसको कुछ भी नहीं होगा, यहाँ से क्या बचा O। ठीक है, अब इसी मॉलिक्यूल को एक बार दोबारा से लिखें, ये आ गया आपके पास इस तरह से, और इसको कनेक्ट कर दें आपस में, ये बन गया आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर। राइट बच्चों? फिर अगर हम जी सर, राइट। इसका नाम मतलब तो नहीं नहीं, नाम वाम कुछ भी नहीं लिखना है आपने। जी रहमा। ओके सर, अगर जैसे हमने ये एडिशन पॉलीमराइजेशन में अगर COOH को पूरा खोल के रखें, तो वो भी तो कोई मसला नहीं है ना फिर? COOH को खोल के लिखें मतलब? सर मतलब पूरे उसके बॉन्ड्स दिखाएं, किसके किसके पूरे बॉन्ड्स? COOH के। तो मैंने दिखाया तो है, पूरे तो बॉन्ड दिखाए। देखो C डबल बॉन्ड O ही तो बचा है, OH तो कट गया। नहीं सर, एडिशन पॉलीमराइजेशन। हाँ, उसकी खैर है, कोई मसला नहीं। ठीक है सर। अरे कंडेंसेशन में हम बॉक्सेस नहीं बनाते बीच में मोनोमर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए? बेटा वो तब बनाते जब वो इसकी जगह पर आपको कोई बॉक्स देता, जैसा वो देगा आपने बस वैसा बनाना। ठीक है, सही सर। और सर ये जो एक्सटेंशन बॉन्ड बनाते हैं और हम ब्रैकेट बनाते हैं, नीचे वो N लिखना जरूरी होता है? नहीं, उस N के मार्क्स नहीं होते, एक्सटेंडेड बॉन्ड के मार्क्स होते हैं। एक्सटेंडेड बॉन्ड का मार्क है, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं बनाओगे तो नंबर कटेगा। इट हैज 1 मार्क। ओके। ब्रैकेट भी नहीं बनाओगे तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। सही है? ऑलराइट बच्चों, एनी अदर क्वेरी, एनीवन ऑफ यू? देखो अभी तक मेरे पास सर कल नवीन का आप मैसेज वर्कशॉप आया। रखेंगे? बिल्कुल है बेटा, कल तो आखिर दिन है, कल चांद रात है हमारी, हम तो कल मेहनत बहुत करने वाले हैं। सर चांद रात के बाद ईद होती है। चांद रात के बाद ईद होगी ना, ईद वाले दिन आराम से टाइट पेपर करके आएंगे इंशाल्लाह, बेहतरीन वाला। इंशाल्लाह ताला सर। ठीक है भाई, ठीक हो गया सर बच्चों। और आप किसका सवाल है? सर एक सेकंड आप सोच रहे थे, कोई है भी ऐसी चीज जो नहीं आती? एक सेकंड हफ्सा, सर। हफ्सा कोई सवाल है बेटे आपका? हफ्सा ने मैसेज। नो सर। अच्छा जी, हफ्सा का कोई सवाल नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अलीना कोई सवाल है बेटे? नहीं सर। ठीक हो गया। अब मदी, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आपने बहुत पूछ लिया सवाल बेटे, सवाल थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हो, सही है? जी सर ठीक है। अच्छा जी, ईमान साहब, ओ सॉरी, ईमान साहिबा, आपका कोई सवाल है? नो सर। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, आपका हमारा हामेज, हामेज कोई सवाल है बेटे? नमीर कोई सवाल है बेटे? नमीर, रयान? नो सर। ऑल ओके, शाबाश, वेरी गुड। हमजा बेटे कोई सवाल है? शुएब कोई नहीं सवाल सर, है? ऑल क्लियर। हमजा सर साहब हमें हमारे किस साथ पेपर हैं, में सर से हमें किस मौजूद हैं। पेपर में फोकस करना है मोस्टली? बेटा सबसे ज्यादा आपके पास जो वेटेज होता है पेपर में, वो होता है आपके पास पेपर 2 का। तो पहले कोशिश करो कि पेपर 2 को अच्छे से कर लो। पेपर 4 से 20% होता है, उसकी खैर है, उसमें नंबर कम, अगर अगर आ भी जाएंगे तो वो बैलेंस हो जाता है।
लेकिन उस पर भी हम बहुत फोकस करेंगे इंशाल्लाह, उसको अच्छे से करेंगे, उसकी भी वर्कशॉप रखेंगे। और पेपर 1 और पेपर 2 इंपॉर्टेंट होता है, उसके मार्क्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन सर पेपर 4 का पेपर है तो उसमें कहाँ से शुरू करना है, 2020 से? पेपर 4 है ना आपका, थ्योरी पेपर की बात कर रहा हूँ ना। थ्योरी पेपर के अंदर आपके पास जो है फिलहाल 50% वेटेज होता है, पहले उसके ऊपर वर्कआउट करो, पहले उसको अच्छे से कर लो, फिर पेपर 6 भी मैं करा दूंगा, 80 भी मैं करा दूंगा, फिक्र ना करें। ओके जी नीलम, पूछिए सवाल, क्या पूछना चाहती हैं? सर मुझे इक्वेशन फॉर्मिंग और इक्वेशन मेकिंग वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें डिफिकल्टी होती है, आप थोड़ा सा वो करवा दोगे? बेटा इक्वेशन अगर आप देखते हैं आपके अपने सिलेबस की जो इक्वेशंस हैं, अगर आपको उसमें भी इशू हो रहा है तो मुझे बताएं। अगर इसके अलावा कोई सवाल में इशू हो, जैसे फॉर सपोज अगर वो आपको अनोखी कोई चीज बता दे तो फिर वो बात अलग है। देखिए फॉर सपोज जैसे अगर बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं हमारी सिलेबस का पार्ट नहीं होते हैं, जैसे अगर आप इसको देखें मैंने एक सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया कि आपके पास एक मेटल नाइट्रेट है, metal nitrate है, when it decomposes it always form what? Nitrogen dioxide, oxygen and metal oxide। वो उसने बता दिया हमें कि भाई ये सारी चीजें हमारे पास बनती हैं। तो वो कह रहा है बताओ भाई मैग्नीशियम नाइट्रेट है, इसकी इक्वेशन लिख के दिखाओ अगर आप इसको हीटिंग से तोड़ो। तो आपको बता दिया उसने कि भाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी और साथ में मेटल ऑक्साइड बनेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। दैट्स इट। बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा दें यहाँ पर और यहाँ हाफ कर दें, क्या भाई? ओके सर, थैंक यू। अगर इस तरह की बात है तो वो सब कुछ देगा आपको। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, इलेक्ट्रोलाइटिक जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाला है उसके अंदर वो आपसे बता देगा कि भाई हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड से मिली और वाटर बन रहा है, लिख के दिखाओ। तो जो वो सब कुछ बता रहा है तो फिर तो बहुत ही आसान है ना, उसने रिएक्टेंट भी बता दिया, प्रोडक्ट भी बता दिया आपको, तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। मसला किस चीज का है? मसला आता है उस चीज के ऊपर जब फॉर सपोज आपको अपने सिलेबस वाली नहीं आ रही होती। जैसे फॉर सपोज अगर आपको पता है कि यार आपके पास ये एसिड है, तो अगर मैं इसके अंदर मेटल डालूंगा तो क्या होगा, मैं अगर इसमें मेटल कार्बोनेट डालूंगा तो क्या होगा, अगर मैं इसमें मेटल ऑक्साइड डालूंगा तो क्या होगा। दीज आर द बेसिक स्टफ जो कि आपको पता होना चाहिए कि भाई इन तीनों के अंदर ही आपके पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट प्रोडक्ट का 1 मार्क मिलता है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम जो है 2+ है और ग्रुप 7 का होता है क्लोरीन, तो ये राइट प्रोडक्ट लिखने का आपको 1 नंबर मिलेगा। पहले तो आप राइट प्रोडक्ट लिखना सीखें, उसके बाद फिर इसकी बेसिक स्टफ जैसे कि एसिड और मेटल है तो हाइड्रोजन गैस, एसिड और मेटल कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, एसिड और बेसिस है तो वाटर बनेगा। तो इस तरह से अगर आप इक्वेशन लिखते हैं तो इट वुड बी इजियर फॉर यू कि पहले तो आप सॉल्ट सही बनाओ, आप प्रोडक्ट सही बनाओ, उसका फॉर्मूला सही लिखो, उसके बाद आप जो है बेसिक स्टफ के ऊपर आओ कि उसकी उसकी उसको देखें आप दिया हुआ क्या है आपको, रिएक्टेंट्स जो दिए हुए आपको उस हिसाब से आप बनाएंगे तो इट वुड बी इजियर फॉर यू। राइट बेटे? राइट सर, थैंक यू। देखिए एक सवाल ये नौमीन हमसे पूछ के भाग गई, मैंने इनसे कितनी मरतबा बोला है कि आप मुझे एक बार मैसेज कर दो, लेकिन ये बच्ची मुझे पता नहीं क्यों मैसेज नहीं करती कभी भी, और इस वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं अभी रिसेंटली। तो मैंने काफ़ी डिस्कशन भी किया पीछे, हमारी जो सब कुछ देखती हैं हमारी असिस्टेंट जो है उनसे, लेकिन ये मुझे आज तक मिली नहीं कि ये कभी मुझे मैसेज करें या उनसे पर्सनली बात करूँ व्हाट्सएप पे तो उनसे पूछूं सारे मामला, लेकिन ये आज भी देखो पूछे बाकी। लेकिन खैर वो जैसा भी करें हमारे साथ, वी आर ओके विद दैट, हमें कोई इशू नहीं है, वो जो भी करना चाहें हमारे साथ कर सकती हैं। वो अगर हमारी क्लास का गलत इस्तेमाल करना चाहें, चाहे वो फ्री में लेना चाहें, चाहे वॉट एवर, वी डोंट केयर अबाउट दैट। पैसों की कोई इशू नहीं होती, आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भाई देख लीजिए ये सवाल मैं आपको करा देता हूँ कि ये सवाल जो है आपके पास पेपर में किस तरह आता है और आपने किस तरह करना है। तो नवीन अगर आप इसको बाद में वीडियो में भी देखना चाहें तो आप देख सकती हैं। तो आपने इसमें एम्बैरेस होने वाली कोई बात नहीं है, अगर कोई बात हुआ करे तो आप बता दिया करें भाई, शेयर कर दिया करें। वी आर वेरी हम्बल आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी हम्बल हूँ। व्हाट डू यू से बिलाल, ऐसा हूँ कि नहीं हूँ? बहुत ज्यादा है सर। अरे तेरी खैर, बहुत ज्यादा है। चलो खैर, यहाँ देखो आपके पास इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसमें हमेशा हमेशा हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें बॉन्ड ब्रेकिंग निकालना होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग अगर आप निकालेंगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा रिएक्टेंट्स टूटेंगे तो ही आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, और बॉन्ड ब्रेकिंग में हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एंड इट्स ऑल अबाउट रिएक्टेंट। तो आप देखें हमारे पास कितने बॉन्ड्स हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है एक, तो दूसरा हमारे पास फ्लोरीन टू फ्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन की एनर्जी उसने ऑलरेडी दी हुई है, हमें याद करने की जरूरत नहीं है, और F2F की भी दी हुई है 160, तो वो भी हमें याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखें आप टोटल कितनी एनर्जी हमारे पास एब्जॉर्ब हुई है सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए, वो है 1425। उसके बाद फिर आप निकालेंगे एनर्जी जो कि रिलीज होगी बॉन्ड मेकिंग की वजह से, और बॉन्ड मेक हमेशा किसके होते हैं आपके पास, वो होते हैं प्रोडक्ट के।
तो ये आपके पास हमेशा एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है भाई, आप देखें एक बॉन्ड अगे एनर्जी उसने दी है हमें N2F की, और एक ही मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड है इस तरह के, आप देखें 1 2 3 3 बॉन्ड है। उसके अलावा आपके पास मॉलिक्यूल भी 2 हैं, तो एक मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड है तो 2 मॉलिक्यूल में 6 होंगे, 2 3 6 N2F बॉन्ड, और एक बॉन्ड की एनर्जी है 300, तो ये हो गया आपके पास 1800 किलोजूल्स एनर्जी आपके पास रिलीज होने जा रही है। तो अगर आपने डिफरेंस निकालना है जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिंग एग्जाम सीरीज के अंदर ये सवाल वो पूछे जा सकता है, तो आप करेंगे क्या, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट आपके पास कितना है 1425 और प्रोडक्ट आपके पास 1800, तो आपके पास डिफरेंस आया 375 किलो जूल्स, और ये पर मोल है। उसकी वजह क्या है, आपके पास 1 मोल है, यहाँ पर आप देखें 1 मोल है, तो इसलिए पर मोल है। अगर यहाँ कोई और नंबर होता 2 3 या 4, तो आप फिर एंड में उस एनर्जी को डिवाइड कराते उसी नंबर से, ताकि पर मोल की एनर्जी आपके पास आ सके। इसमें एंथैल्पी चेंज हमेशा पर मोल होती है। ठीक है, और आप इसको लिख सकते हैं, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक बिकॉज़ द एंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव। ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू। जी सर, सिर्फ एक चीज आप कंफर्म कर दें कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर रिएक्टिव को रिप्लेस करता है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को। हाँ बेटा, मोर रिएक्टिव नहीं सर, हमेशा। ठीक है सर, ओके। तो सर मतलब कि अगर मोर रिएक्टिव always replace least reactive. More reactive always replace least reactive. या you can say that for suppose आपके पास मैग्नीशियम है और आपने जिंक के साथ रिएक्शन किया है, तो जिंक के सॉल्ट में अगर आप मैग्नीशियम को डालते हो तो you would see that कि आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिंक बन जाएगा। You can even say that more reactive oxidize itself and reduced less reactive. सर तो मतलब कि मोर रिएक्टिव एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। Yes, absolutely right. Most जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतना ज्यादा हाईली आप कह सकते हैं रिएक्टिव और हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा